तो फ्रेंड्स, आज हम रीड 2022 लेवल वन का जो मैथ सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसमें आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल मिलने वाले हैं। मीन्स आपको क्वेश्चन हिंदी में भी देखने को मिलेंगे और उनका सॉल्यूशन आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा। तो चलो स्टार्ट कर। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ नंबर 420। अपने को 420 के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो हमें 420 के 420 के अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं। और आपको पता है कि अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे करते हैं। हम ऐसे करेंगे बाय डिवीजन मेथड। हम 420 को लिख लेते हैं। अब सबसे छोटी प्राइम नंबर हमें सेलेक्ट करनी है जिससे 420 डिवाइड होता हो। और आपको याद रखना है कि हमारे पास जो वन है वो ना तो प्राइम है और नोर कंपोजिट। या हम बोल सकते हैं कि जो वन है वो ना तो हमारे पास भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। तो वन के बाद में हमारे पास टू आता है और आपको पता है टू सबसे छोटी प्राइम नंबर है। तो क्या हम देखेंगे क्या 422 से डिवाइड हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, तो हम इसको टू से डिवाइड कर देंगे। अब हम 420 को टू से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 210। तो उस आंसर को आपको यहाँ लिख देना है। अब हम वापस से 210 को देखेंगे। या तो हम टू ही लेंगे या टू से बड़ी प्राइम नंबर लेंगे। अगर ये टू से डिवाइड हो रहा है तो टू को रखेंगे, अदरवाइज हम थ्री पे चले जाएंगे। बट ये तो यहाँ 210 भी टू से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको वापस टू से डिवाइड कर देंगे। तो जब हम 210 को टू से डिवाइड करते हैं, 210 को दो से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 105 आंसर आ जाएगा। अब हमें देखना है 105 क्या दो से डिवाइड होता है, नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पे बढ़ जाएंगे या नेक्स्ट अभाज्य संख्या पे चले जाएंगे जो हमारे पास थ्री आती है। क्या 105 थ्री से डिवाइड होता है? बिल्कुल होता है। इसका सम ऑफ डिजिट सिक्स है जो थ्री से डिजिबल है, तो हम इसको थ्री से डिवाइड कर देंगे। जब आप 105 को थ्री से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 35 आने वाला है। अब हमें वापस से नेक्स्ट नंबर चूज करनी है। अगर ये थ्री से ही डिविजिबल है तो ठीक है। अगर थ्री से डिविजिबल नहीं है तो हम नेक्स्ट प्राइम नंबर लेंगे जो हमारे पास आती है दोस्तों फाइव। 35 को जब फाइव से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है सेवन। और सेवन को किसी से और से डिवाइड नहीं होता, तो सेवन से एक बार और डिवाइड करते हैं, सेवन वन जा सेवन। तो हमारे पास यहाँ से 420 के फैक्टर्स हो गए टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन। मीन्स टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन। ये ऑप्शन देख लो आपके पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। तो ऐसे हम अभाज्य गुणनखंड कैलकुलेट करते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर इज 60 एंड एचसीएफ इज 5। हमें क्या बोला है, दो संख्याएं हैं जिनका लघुत्तम समापवर्तक तो 60 है, 60 है, और महत्तम समापवर्तक 5 है। तो हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज नंबर्स। इनमें से कौन सी वो दो नंबर होंगी। तो आपको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक या एचसीएफ और एलसीएम और दो नंबर्स का रिलेशन पता होगा। क्या होता है दोस्त हमारे पास, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एलसीएम। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या इज इक्वल टू लघुत्तम समापवर्तक इंटू महत्तम समापवर्तक। अगर यहाँ से हम फर्स्ट नंबर को x मान ले और सेकंड नंबर को y मान ले तो पहली दो जो हमारे पास फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा x इंटू वाई वो आ जाएगा। एच सी एफ दोस्तों 5 है और एलसीएम 60 है। मीन्स हमारे पास 300 आना चाहिए। अब आप हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। दो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 300 हो तो हमारे पास ए ऑप्शन है, उसमें प्रोडक्ट 600 आ रहा है, इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में प्रोडक्ट 300 आ रहा है तो बी हो सकता है। सी में भी प्रोडक्ट 300 आ रहा है तो सी भी हो सकता है हमारे पास। अब हम डी पे चलते हैं। डी में प्रोडक्ट हमारे पास 600 आ रहा है तो डी भी नहीं हो सकता। मीन्स हमारा आंसर बी और सी में से होगा। अब अपने को क्या बोला है कि ये जो दो नंबर है उनका एचसीएफ पे अब अपने को फोकस करना है। देखो एचसीएफ 5 है। एचसीएफ 5 होने का मतलब क्या है कि उन दोनों नंबर्स का या उन दोनों नंबर का जो महत्तम समापवर्तक है वो 5 है। और महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों नंबर्स को क्या कर दे,
डिवाइड कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम बी ऑप्शन लेते हैं तो बी ऑप्शन में 10 और 30 लिखा हुआ है। और दोस्तों 10 और 30 का अगर हम एचसीएफ फाइंड करेंगे तो हमें पता है उसका एचसीएफ 10 आता है। 10 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करती है, और हमारे पास क्वेश्चन में तो एचसीएफ 5 है। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में देखिए हमारे पास 15 और 20 है, और दोस्तों जब आप 15 और 20 का एचसीएफ कैलकुलेट करोगे, महत्तम समापन तक कैलकुलेट करोगे, तो आपको डिवीजन मेथड आता ही होगा। 15 × 1 = 15, यहाँ से आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। इस 5 को आप 15 से डिवाइड कर दो, 5×3 = 15 हो जाएगा 0। ये हमारे पास जो डिवाइजर होता है वही हमारा आंसर होता है। तो एच सी एफ 5 किसका आ रहा है? 15 और 20 का। तो यहाँ से हमारे पास दो नंबर क्या हो जाएंगे? 15 एंड 20 हो जाएगी। सो ऑप्शन विल बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If a consequent of ratio 5:7 is 35, then what will be the antecedent? दोस्तों इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास जो दो रेशियो रहता है दो नंबर्स का 5:7, तो ऊपर वाली जो नंबर होती है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं। एंटीसीडेंट बोला जाता है। और जो नीचे वाली नंबर होती है उसको कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि हिंदी मीडियम की मैं बात करूँ तो ऊपर वाली जो नंबर होती है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्व पद बोलते हैं। और जो हमारे पास नीचे वाली नंबर होती है उसको हमें क्या क्या बोलते हैं हम? देखिए, अब ऊपर हमें क्या फाइंड करना है? पूर्व पद फाइंड करना है। और हमें परपद दे रखे, नीचे वाले नंबर को हम परपद बोल देते हैं। तो यहाँ पे 5/7 है, और हमें उसका जो कॉन्सिक्वेंट है वो 35 गिवन है। कॉन्सिक्वेंट का मतलब परपद, ये 35 है। ये 35 कब बनेगा? जब हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। तो हमें इस 5 को भी किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? 5 से। 5 5 जो होता है 25। तो इस रेशियो के लिए जो हमारे पास पूर्व पद होगा वो कितना होना चाहिए? 25। और यहाँ पे या फिर हम बोल सकते हैं एंटीसीडेंट कितना हो जाएगा? 25। हो सकता है अब की बार जो क्वेश्चन आए उसमें आपसे कॉन्सिक्वेंट पूछ ले तो आपको एंटीसीडेंट गिवन होगा। मान लो इसी क्वेश्चन के लिए आपको एंटीसीडेंट दे देता या पूर्व पद दे देता, वो आपको दे देता 50, तो आपको कॉन्जुगेंट फाइंड करना था या परपद फाइंड करना था। तो 5 से 50 पे हम कैसे गए होंगे? 10 से मल्टीप्लाई किया होगा। तो 7 को भी हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 10। 10 × 7 होता है 70। तो हमारे पास जो परपद होगा, ये जो हमारे पास कॉन्जुगेंट होगा वो कितना आ जाएगा? उस क्वेश्चन के लिए 70 आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 डेज। हमारे पास 4 मैन हैं, 4 आदमी हैं, वो किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। देन 10 मैन विल कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मैनी डेज। तो हमसे पूछा कि 10 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब की बार हमारे पास 10 मैन हैं और कितने दिन में, डेज हमसे पूछा है। तो देखो इसको करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको पता है काम और आदमी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, या फिर हम इसको यूनिटरी मेथड एक ही नियम से भी कर सकते हैं। देखिए, हमें फाइंड क्या करना है? डेज फाइंड करना है। जिसको फाइंड करना होता है उसको हम राइट हैंड साइड में रखते हैं। तो पहले जो हमारे पास लाइन है, पहला स्टेटमेंट है, उससे हमें क्या पता चल रहा है कि 4 मैन है, 4 आदमी है, वो किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अगर मेरे पास एक ही आदमी होता तो वो काम कितने दिन में करता? ज्यादा दिन में। ज्यादा के लिए करते हैं मल्टीप्लाई, तो 20 × 4 80 डेज, 80 दिन में कर पाता एक आदमी होता। अब उसने हमें दे दिया 10 आदमी है, 10 मैन है, तो 10 मैन कितने दिन में करेंगे? कम दिन में करेंगे। एक 80 में कर रहा था तो 80 ÷ 10, तो यहां से मेरे पास आंसर आ जाएगा 8 डेज। सो आंसर विल बी बी। नेक्स्ट, on selling an article for 329 a dealer lost 6%। 329 में एक वस्तु को बेचने पर एक डीलर को 6% की हानि होती है। देखिए, ये 329 है, ऑन सेलिंग मीन्स सेलिंग प्राइस हमें दे दिया 329, उस पे लॉस परसेंट हमें दे दिया
6%। और आपसे सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। अगर हिंदी मीडियम की बात करो तो हमें उसका विक्रय मूल्य दे दिया है, जो कितना है, 329 रुपए। उस पे हमें हानि हुई है, वो हानि भी दे रखी है 6%। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है आपसे। तो हमें क्रय मूल्य फाइंड करना है। आपको पता है क्रय मूल्य या जो सीपी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एसपी इंटू 100 अपॉन प्रॉफिट है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और लॉस है तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। तो यहां से हमें लॉस दे रखा है तो हम सीपी इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य, मतलब 329 इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस लॉस, 100 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 94। और देखिए ये 100% माइनस रहता है, डायरेक्ट फॉर्मूले में ही रहता है। आप ऐसे ही पिक करना, आपको 100 में से ऐसे नहीं सोचना कि सर 100 में से लॉस परसेंट को कैसे सब करेंगे। लॉस परसेंट को आपको 6 लेके चलना है यहाँ पे, तो 100 माइनस 6 94 हो जाएगा। अब मैं इसको कट कर देता हूँ, ये 47 से कट हो जाएगा, 47 टू जा होता है, और 47 7 5 जा 6 पे हो जाएगा, 7 पे 47 7 जा हो जाता है 329। तो यहां से आ गया 7 इंटू 100 अपॉन में 2, और इसको 50 से कट कर सकते हैं। तो 7 इंटू 50, और 7 इंटू 50 का मतलब हो गया 350। तो उसका जो विक्रय मूल्य था, उसका जो सीपी, सॉरी क्रय मूल्य था, या उसका जो सीपी था हमारे पास, वो कितना आ जाएगा, 350 रुपीज में हमने उसको खरीदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एवरेज ऑफ थ्री नंबर्स इज 40। If average of of them is 38, find the third number। तीन संख्याओं का औसत 40 है, दो संख्याओं का औसत 38 है, तो तीसरी संख्या बतानी। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाता है औसत वाला। औसत का मतलब, एवरेज का मतलब होता है जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है, जो एवरेज होती है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन नंबर का औसत दे रखा है, मतलब जो थ्री नंबर्स का जो एवरेज है वो 40 है। और मैं लेट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ कि जो फर्स्ट नंबर रही होगी वो मेरे पास x1, सेकंड नंबर x2, और थर्ड नंबर x3। अब उनका औसत हमें दे रखा है तीन नंबर का 40 है। इसका मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 कितना दे रखा है, 40। तो यहाँ से क्या मैं तीनों नंबर का सम निकाल लूं, x1 प्लस x2 प्लस x3, 40 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 120। आगे क्या दे रखा है, एवरेज ऑफ टू नंबर इज 38। दो संख्याओं का औसत 38 है। औसत दो का 38 है, इसका मतलब फर्स्ट x1 और x2 का औसत, मतलब x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। जितनी ऑब्जर्वेशन थी उनकी काउंटिंग नीचे आती है, इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 38। तो यहाँ से अगर मैं x1 प्लस x2 निकालूंगा, पहले दो नंबर का सम निकालूंगा, तो 38 इंटू टू हो जाएगा 76। देखो तीन नंबर का सम है वो 120 है, पहले दो नंबर का 76 है। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो मेरे पास जो x3 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 120 माइनस 76। और ये 120 माइनस 76 जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 44। तो जो थर्ड नंबर मेरे पास होगी वो कितनी आ जाएगी, 44। तीसरी नंबर मेरे पास 44 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। What will be the amount received on rupees 3000 for 2 years given at the simple rate of interest 10% per annum? रुपए 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक साधारण ब्याज से कितनी प्रतिशत धनराशि प्राप्त होगी। हमें अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो धनराशि होती है हमारे पास, या अमाउंट जो होती है, उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रिंसिपल मींस मूलधन प्लस सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज।
तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन है कि रुपए 3,000, मीन्स प्रिंसिपल अपने पास 3,000 रुपए है। टाइम अपने को दे रखा है 2 वर्ष, मतलब 2 ईयर। और अपने को रेट दे रखी है 11%। 11% पर एनम का मतलब है कि वार्षिक हमें दर दे दिया, यहाँ पे टाइम दे दिया, दर दे दी, और हमें समय दे दिया। तो आपको पता है दोस्तों कि जो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100, या फिर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो यहाँ से मेरे पास प्रिंसिपल 3,000 इंटू रेट 11, टाइम 2 ईयर अपॉन में 100। यहाँ से कट कर देते हम। 11 2 जा 22, 22 3 जा 6, 16। तो 660 रुपये हमारे पास ब्याज आ गया। तो जो हमारे पास धनराशि जो हमें प्राप्त होने वाली है वो कितनी हो जाएगी? मूलधन 3,000 रुपये प्लस सिंपल इंटरेस्ट 660। तो 3,660 रुपये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? मूलधन, सॉरी, अमाउंट। हमें वी विल गेट अमाउंट। और हमारे, या फिर हम बोल सकते हैं जो धनराशि हमें प्राप्त होगी वो 3,660 रुपए की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड 3 years ऑन ए सम ऑफ 2,100 एट 8% पर एनम इज। देखिए, 2,100 रुपये मूलधन एवं 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर बताइए क्या होगा। मतलब हमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और 3 साल का फिर उनका डिफरेंस करना है। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मूलधन या प्रिंसिपल है वो 2,100 है। मेरे पास जो रेट है वो 8% है। और मेरे पास जो टाइम है, पहले वाले के अगर मैं 2 years की बात करूं, तो यहाँ से मेरे पास जो साधारण ब्याज आएगा, सिंपल इंटरेस्ट आएगा, वो कितना आ जाएगा? तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा मूलधन गुणा दर, मतलब 2,100 गुणा 8 गुणा 2/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 21 8 जा 168 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 336। और अगर हम 3 साल ले लेते हैं तो प्रिंसिपल तो वही रहेगा, मूलधन वही है, दर हमारे पास वही है 8% पर एनम, और टाइम हमारे पास अब 3 साल हो जाएगा। तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो 2,100 गुना 8 गुना 3 डिवाइडेड बाई 100। तो ये हो जाएगा 168 इंटू 3। तो ये हो जाएगा 504। अब अपने को इनका डिफरेंस बताना है, तो 504 माइनस 336। तो ये हो जाएगा मेरे पास, 9 में से 3 गए तो 6, और यहाँ पे 168 आ जाएगा दोस्तों। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। देखिए, जब सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे तो आप क्या कर लिया करो, जो आपको टाइम दिया है उनका डिफरेंस निकाल लो। 2 और 3 का डिफरेंस कितने साल का हो गया? 3 साल, और 2 साल में कितने का डिफरेंस है? 1 साल का। तो आपको यहाँ पे प्रिंसिपल तो वही रखना है, रेट वही रखनी है, और आप टाइम 1 साल ले लो। अब उनका जो, जब सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पूछे तो टाइम का डिफरेंस कर लिया करो। तो यहाँ से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वही उनके अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आएगा। मीन्स 2,100 इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100, ये मल्टीप्लाई करते हैं 21 8 जा 168। तो अपने पास यहाँ से डायरेक्ट डिफरेंस आ जाता 168। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बाइसिकल इज परचेज फॉर रुपीज 1,800 एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 12%। एक साइकिल को 1,800 रुपये में बेचकर 12% लाभ पर बेच दी गई। मीन्स हमने उसको खरीद कर, सॉरी, 1,800 रुपये में हमने उसको खरीदा है, मीन्स क्रय मूल्य, या हम बोल सकते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 1,800 रुपये है, या उसका जो क्रय मूल्य है वो 1,800 रुपये है। लाभ कितना हुआ है, प्रॉफिट परसेंट कितना है? 12%। ठीक है। तो उसका विक्रय मूल्य बताना है हमें, एसपी बताना है। तो या तो आप एसपी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर देखो 12% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है,
12% का मतलब होता है 12/100। 100 रुपए में अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो 12 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब आपने 100 + 112/100, मतलब 100 रुपए की चीज आप 112 में बेच रहे हो। ठीक है, तभी आपको 12 का प्रॉफिट हो रहा है। नीचे हमेशा क्या होता है, सीपी होता है, और ऊपर, ये तो देखिए इस केस में जब 12/100 करेंगे तो नीचे तो अपने पास सीपी होगा और ऊपर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और यहाँ बात करता हूँ, जब मैंने 100 ऐड कर दिया, इसका मतलब ये किसका काम करेगा, एसपी का। अब उसने क्या बोला है, सीपी 1800 है। अगर ये 100 से अपने को 1800 पे जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 से। तो आप 112 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 18 से, आपका एसपी आ जाएगा। मीन्स 112 × 18। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास 216 आ जाएगा, आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम एसपी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एसपी का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस है तो माइनस लॉस, अपॉन 100। यहाँ से सीपी अपने पास 1800 है, अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट मतलब 112 डिवाइडेड बाई 100। वही आप 18 को 112 से मल्टीप्लाई करना था। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए, जब भी कभी भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती है तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे मेरे पास ए बी ई लाइन ऐसे है और सी एफ लाइन ऐसे है। ये जहाँ पे कट कर रही है ये 40 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल भी कितने डिग्री हो जाएगा, 40। और बिकॉज ए डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे बने एंगल का सम तो कितना होता है, 180 डिग्री। मीन्स 90 + 40 + 5a, इनकी वैल्यू कितनी होगी, 180। ये हो जाएगा 130, उधर चला जाएगा। तो 5a की वैल्यू 180 माइनस 130। तो यहाँ से 5a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 50। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री। और ये डिग्री में था, हमसे ए पूछा है, मीन्स 5a एंगल आएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 डिग्री। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ 1 m² 1 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू x मिलीमीटर स्क्वेयर, देन वैल्यू ऑफ x, अपने को x की वैल्यू बतानी। देखिए 1 मीटर स्क्वेयर कब बनेगा, पहले तो आप ये बताओ 1 मीटर में अपने को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वेयर को मिलीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 mm। और हमें इसका स्क्वायर करना है, मीन्स लेफ्ट में भी स्क्वायर कर दो और राइट में भी स्क्वायर कर दो। तो ये लेफ्ट में तो बन जाएगा 1 मीटर स्क्वायर, राइट में बन जाएगा हमारे पास 6 जीरो आ जाएंगी, mm²। तो यही तो था x, जो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास ये, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 3 और 3 6 जीरो, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपसे हो सकता है ये पूछ लेता, 1 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू x सेंटीमीटर स्क्वेयर, तो x की वैल्यू बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब हम इसका स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वेयर इज इक्वल टू 10,000 मिलीमीटर। तो हम कैसे कैसे भी कन्वर्ट कर सकते, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट, 15 मीटर स्क्वेयर इज द एरिया ऑफ, 15 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। हमें चार ऑप्शन दिए, इसमें से एक को चूज करना है। एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर हो, भाई अगर एक वर्ग जिसकी भुजा 15 मीटर है, 15 15 है, तो इसका एरिया तो 225 आएगा, तो ए तो नहीं हो सकता। जो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग होता है। बी देखते हैं, 3 स्क्वेयर्स हैविंग साइड 5 मीटर ईच, 3 स्क्वायर है और हर एक की साइड 5 है। अगर एक की साइड 5 है तो एक का एरिया 25 और तीन का 75, तो बी भी नहीं हो सकता, ए भी नहीं हो सकता। सी पे चलते हैं, 5 स्क्वेयर्स हैविंग 3 मीटर ईच, हर एक की साइड 3 है, अगर 3 साइड है तो उसके एरिया आएगा 9, और 5 स्क्वेयर है तो ये तो 45 मीटर स्क्वेयर आएगा, तो सी भी नहीं हो सकता। 15 स्क्वेयर हैविंग साइड 1 मीटर ईच, यस, हमारे पास एक स्क्वेयर है जिसकी 1 मीटर साइड है,
तो एक का एरिया कितना हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर हो रहा है, ऐसे 15 है, तो 15 से मल्टीप्लाई करना कितना आएगा, 15 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, मीन्स डी ऑप्शन फिट बैठ रहा है। नेक्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गिवन फिगर, हमें गिवन फिगर की वॉल्यूम फाइंड करनी है। दी गई आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए, हमें आयतन ज्ञात करना है, वॉल्यूम फाइंड करनी है। और अगर फिगर को अगर देख रहे हो तो ये आपको घनाभ जैसा दिखाई दे रहा है, ये क्यूबॉइड शेप का दिखाई दे रहा है। और आपको पता है क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम होती है या उसका जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे लेंथ हम ले लेते हैं 3y, ब्रेथ इसकी y, और हाइट हम इसकी 2y। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 1 इंटू 2 6, y इंटू 6y क्यूब, तो 6y क्यूब हमारे पास बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, RICE is a rhombus. Find the perimeter of the rhombus according to the given measurement. RIC एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज का आपको पता होना चाहिए कि क्या होती है। उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उसके डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, उसके विकर्ण है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। इस आकृति में दी गई माप के आधार पर चतुर्भुज का परिमाप क्या है फाइंड करना है, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। और इसका परिमाप या जो पेरीमीटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड या 4 इंटू भुजा। तो पहले हमें इसकी भुजा पता होनी चाहिए, और हमें पता है इसके डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए, आपको जो फिगर गिवन है एक्स वाई आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये ऐसा हमें कुछ फिगर गिवन है, यहाँ पे आर है, आई है, सी है और ई है। और डायगोनल जहाँ पे एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करने का मतलब 90 डिग्री के साथ में जितनी लेंथ इधर है उतनी लेंथ इधर होगी, जितनी लेंथ इधर है उतनी लेंथ इधर होगी। अगर आप फिगर में अच्छे से देख पा रहे हो तो इधर की तरफ 5 है और ऊपर की तरफ कितना है 12। तो हमें यहाँ पे, और ये एंगल कितने डिग्री बन जाएगा 90 डिग्री। हमें एक ट्राइंगल मिल गई जिसमें ये सी एंगल है, सी पॉइंट है, हम इसको ओ पॉइंट मान लेते हैं, और ये ई है, ये 5 है, ये 12 है और ये 90 डिग्री है। तो इसकी हेल्प से हम पाइथागोरस थ्योरम परिमेय लगा सकते हैं। तो ये अपने पास कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होती है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होती है, ये √169 मतलब 13 आ जाएगा। और 13 आ गया, इसका मतलब इसकी साइड कितनी आ गई, 13 आ गई। अपने को परिमाप पूछा था, तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू 13, 52। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी। एक्स वाई निकालने की नीड है ही नहीं, आपसे एक्स वाई की वैल्यू पूछ लेता, हो सकता है इस क्वेश्चन में एक्स वाई की वैल्यू पूछ लेता, तो अपने को पता है कि ये लेफ्ट में 5 है तो इधर भी कितनी लेंथ होनी चाहिए 5, मीन्स 5 = x+2। तो यहाँ से मेरे पास ये 2 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 - 2 3। आपसे y की वैल्यू पूछ लेता तो ऊपर जितना है लेंथ है उतनी ही नीचे मिलेगी, मीन्स 12 = x+y, और x की वैल्यू तो हमें पता है, पुट कर दो, मीन्स 12 = 3 + y। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 9। तो एक्स वाई की वैल्यू भी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन में, तो हम उसको ऐसे सोल्व करेंगे जब हमें रोम्बस दे रखा हो तो। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज द करेक्ट न्यूमेरिक फॉर्म ऑफ 10,20,000 10,20,305। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा 10,20,305, ये ऑप्शन। मेक ए ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बाय यूजिंग डिजिट 2578। हमें 2578 डिजिट का यूज करते सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी जो होगी वो बना लेते हैं पहले तो सबसे पहले सबसे बड़ा डिजिट 8752, फिर हम बना लेते हैं सबसे छोटी स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट मीन्स 2578। आगे क्या बोला है, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ बोथ द नंबर्स। आप दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, भाई डिफरेंस कर देते हैं, 12 - 8 4 हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा 14 - 7 7, 6 - 5 1, और ये 6 6174 आ गया। बताइए कि अंतर निम्न में से किस संख्या से विभाजित नहीं होता है। अपने को देखना है चार ऑप्शन में से किस नंबर से 614 डिविजिबल नहीं होता। तो 614 तो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, जिससे नहीं होता है वो बताना है। अगर 3 का देखते हैं तो इसका सम ऑफ डिजिट देखो, 6 + 1 + 7 + 4, 18 आता है। 18 तो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिविजिबल है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये नंबर 9 से भी डिविजिबल, ये भी नहीं हो सकता। ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं है? 5 से। सो आंसर विल बी 5। 5 से डिवाइड नहीं होगा बड़ी से बड़ी और सबसे छोटी नंबर के डिफरेंस जो आएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव 500 इज नॉट द प्लेस वैल्यू 5। निम्न में से पांच का स्थानीय मान 500 नहीं है, किस ऑप्शन में नहीं है? देखिए ए ऑप्शन में देखते हैं तो 500 पोजीशन पे है, तो इसका तो 500 आएगा। यहाँ पे इसका भी 500 आएगा, यहाँ पे इसका 50 आएगा, और यहाँ पे 500 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी में 500 नहीं है भाई, बाकी सब में 500 है। विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रैक्शन। हमें इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो जो भी नंबर आप उनको लिख लो। सबसे पहले मैं ए ऑप्शन उठा लेता हूँ। 1/2, 2/5, 3/4 और 2/3। हमें अवरोही क्रम में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मीन सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे पहले अपने को कौन सी लिखनी है? ग्रेटेस्ट, फिर स्मॉलेस्ट आएंगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी पहले आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में? इन नंबर्स में हम जो डिनोमिनेटर है, हम उसका क्या ले लेते हैं? हर का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो जो एलसीएम आएगा लघुत्तम समापवर्तक आएगा 2, 5, 4 और 3 का। तो वो हो जाएगा 2 5 जा 10, 3 जा 30 और 4 जा मीन्स हम इसको 60 ले सकते हैं। तो 60, अगर इसको 60 बनाना है, ठीक है, इसको 60 की इक्विवेलेंट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 हो जाएगा। इसको 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, मीन्स ऊपर भी, मीन्स 30/60। अगर नीचे 60 बनाना है तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर, तो ऊपर भी 12 से कर देंगे, मीन्स 24/60। इसको 60 बनाना है नीचे, तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 15 3 जा 45 हो जाएगा। और इसको 60 बनाना है नीचे, तो हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर 40। अब सबका हर सेम हो गया, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देख लो ग्रेटेस्ट किसका है। ग्रेटेस्ट है 45, मतलब 3/4। तो सबसे पहले लिखी जाएगी 3/4, फिर उससे छोटी 45 के बाद में क्या आता है? 40, मतलब 2/3। तो 2/3 लिख देंगे। फिर 40 से छोटा क्या था? 30। 30 के लिए क्या है? 1/2। और फिर 24, वो किससे है? 2/5 से। अब ये ऑप्शन आप मैच कर लो, पहले 3/4, फिर 2/3, फिर 1/2, जो कि हमारे बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपसे उल्टा भी पूछ सकता, असेंडिंग ऑर्डर पूछ सकता था, तो आप असेंडिंग में सबसे पहले सबसे छोटी नंबर ले लेते। ऐसे जब भी फ्रैक्शंस आती हैं, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लो, सब फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट बना लो, और फिर देख लो ग्रेटर और स्मॉलेस्ट कौन सी। हाउ मैनी प्राइम नंबर्स लाई बिटवीन 1 to 30। 1 to 30 में कितनी प्राइम नंबर होती हैं? तो देखिए, 1 से 10 के बीच में कौन सी प्राइम नंबर है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 11 से 20 के बीच में 11 है, 13 है, 15 है, 17 है, सॉरी, 13 17 और 19 है, 15 नहीं है भाई। उसके बाद में 21 to 30 में 23 है, 29 है, ठीक है। तो कितनी नंबर हो गई? 4, 4 और 2, टोटल कितनी हो गई? 10। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। आपसे कभी हो सकता है आपकी बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 to 50 टोटल प्राइम नंबर कितनी है। 1 to 50 तो आपको याद रखना है, 1 to 50 में 15 प्राइम नंबर होती है। और आपसे पूछ ले कि 1 to 100 कितनी प्राइम नंबर है, 1 to 100 टोटल प्राइम नंबर कितनी है, तो वो होती है 25। 1 से 50 में 15 है, और नेक्स्ट 50 में 10 ही आती है, ठीक है। तो 1 to 50 15 है, और 1 to 100 25 टोटल प्राइम नंबर्स होती है।
आपसे ट्विन प्राइम नंबर भी पूछ सकता है, कितने पेयर हैं ट्विन प्राइम के। तो ट्विन प्राइम के 8 पेयर हैं अभी तक हमारे पास 1 to 100 में, उसके बाद तो आपको मिलेंगे ही नहीं। तो टोटल ट्विन प्राइम नंबर्स कितनी हैं? 8 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द ग्रेटेस्ट? कौन सा रेशियो ग्रेटेस्ट है? तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, अपने को डिनोमिनेटर सेम करने की नीड नहीं है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं या पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब 7/3 को करेंगे तो ये 2.3 आएगा लगभग। 25/7 को करेंगे तो ये 7 3 जा, और ये हो जाएगा 47 5, मतलब लगभग 3.5 आएगा। इसको करेंगे तो 9 4 जा, 9 3 जा, और 9 8 जा, मतलब लगभग 3.8, और ये हो जाएगा 9.5। मीन सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? 9.5। तो ग्रेटेस्ट ही पूछा था, ग्रेटेस्ट रेशियो कितना हो जाएगा? 19/2। डी ऑप्शन। दोस्तों इसके बाद में मैं आपको लेवल 2 के कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम लेवल 2 की सीरीज में आपके सामने लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम टॉपिक को भी पढ़ेंगे, उसके साथ में प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, आपको किसी टॉपिक में डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।